लीडर हिंदुस्तान की आन बान शान श्री राहुल गांधी जी जम्मू और श्रीनगर दोनों के दौरे पे आए हैं और ये उस मौके पे आए हैं जिस वक्त यहाँ चंद दिनों के बाद ही इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और इनके आने से हमारे न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव में दूर दराज इलाकों तक एक नई लहर चल पड़ी है। और इस सिलसिले में मैं सबसे पहले हमारे साबका वजीर, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आके आप लोगों की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से, पीसीसी की तरफ से वेलकम एड्रेस अदा करें। श्री रमन भल्ला जी। किसको करना है? इससे पहले कि भल्ला जी अपना एड्रेस, वेलकम एड्रेस पढ़ें, वो लीडरशिप को शाल से सम्मानित करना चाहते हैं। श्री रमन भल्ला जी। चलिए चलिए चलिए, लीजिए दूसरा जल्दी। श्री रमन भल्ला जी। शुक्रिया मेरे सारे साथी जो भी यहाँ पे आए हैं। मैं कहूँगा बड़ा खामोशी से यहाँ पे रहे। मैं खड़के साहब का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे वेणुगोपाल जी, करा साहब, मीर साहब, ताराचंद जी, सोलंकी साहब, मनोज यादव जी और मंच में बैठे सारा सुशोभित नेतागण, मैं खड़के साहब और राहुल जी, आपका इस जम्मू कश्मीर में और मंदिरों के शहर में कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम आवाम की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद यहाँ पे आए, पहली मर्तबा आए, आपने जम्मू कश्मीर का दौरा लगाया, कश्मीर में गए और जम्मू में आके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस लेवल आपने काफ़ी बढ़ाया है। चुनाव का दौर है, आपने दर्शाया कि आप जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कितना लगाव, कितना प्यार और कितनी मोहब्बत यहाँ पे करते हैं कि कुछ ही देर के अंदर चुनाव की घोषणा होने के बाद आपके सामने जम्मू कश्मीर अवाम की दुख तकलीफ़ें आपके सामने यहाँ पे आई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से जो चल के यहाँ पे गए थे और उसके बाद सियासी बादल जो है वो छटने शुरू हो गए। वो सियासी बादल हटने के बाद हम इस चीज़ का भी एहसास करते हैं कि गर्मियों में आपने इतनी पद यात्रा की, पाँव के छालों की परवाह नहीं करी, बारिश तूफान की परवाह नहीं की। आज उसी के माध्यम से न्याय यात्रा करके भी पूरे भारतवर्ष में उन तमाम युवाओं का, तमाम किसानों का, तमाम ऐसे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते थे, उनका तकलीफ़ें सुनना, उनका समाधान करने का आपने प्रयास यहाँ पे किया। और आज ये भी महसूस करता हूँ कि राहुल जी आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलने के लिए आए हैं और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसकी जड़ें कश्मीर से शुरुआत जिनकी हुई और आखिरी दम तक हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। और बड़ी ताकत के साथ राहुल जी आप जो भी आवाज़ बुलंद करेंगे, एक एक कार्यकर्ता आपके लिए जान देने के लिए यहाँ पे तैयार है। आपसे उम्मीदें बहुत हैं। मैं शुक्रिया के बहाने, क्योंकि आपसे उम्मीदें इसलिए है कि रियासत का दर्जा देने के लिए जो आपने कश्मीर में भी बात की और रियासत का दर्जा देने के लिए आज जम्मू कश्मीर में चुनाव है।
चुनाव की घोषणा बड़ी देर के बाद हुई, लेकिन ये मैं बताऊं कि हमारे एलजी को पावर सारी दे के चीफ मिनिस्टर के इंस्टीट्यूशन को डिल्यूट यहाँ पे किया है। यहाँ के लोकल मसाइल, इसके साथ रेफ्यूजियों का बहुत बड़ा इशू यहाँ पे है कि जिन्होंने मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे, इस सरकार ने 5.5 लाख रुपया देने के बाद कोई बात यहाँ पे नहीं की। लोग उम्मीद आपसे करते हैं कि माइग्रेंट के साथ रेफ्यूजी जिनकी सारी ज़मीनें पाकिस्तान में रह गई, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत 30 लाख रुपया देने की जो बात थी वो यहाँ पे की जाए। यहाँ के रहने वाले लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं। और हाल ही में जो बजट यहाँ पे रिलीज हुआ, मैं आपको बता दूं कि 2 लफ्ज़ों के अंदर अंदर कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जितने एम्प्लॉइज थे उनके प्रदान के लिए कोई पैसा का बंदोबस्त नहीं रखा गया। कैयू लेबर, डेली वेजर, घर घर के त्राई यहाँ पे है, उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनाने की बातें करते थे, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर के लिए बात ना रखी, क्योंकि आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने सड़क की लड़ाई लड़ी है और सड़क की लड़ाई लड़ते आम आवाम की आवाज़ को पहचानते हैं कि यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रही, यहाँ पे 3500 स्कूल कॉलेज बंद हो गए। तो इसलिए उम्मीद के साथ कि संसद में हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ज़रूर ये तानाशाही वाली सरकार का रुख जो है उसका बदलने में हम लोग कामयाब यहाँ पे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, हमने सब लोग आप लोगों के पीछे, और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव में रियासत में कांग्रेस की सरकार होगी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता का भरोसा आप में यहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ कि इसी ढंग से जो प्यार आपने यहाँ पे दिखाया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रति जाते हुए आम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया है। मैं खड़के साहब का भी बड़ा मुश्किल हूँ, और आप दोनों हस्ती हैं, खड़के साहब और राहुल जी का आना जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि ये बदलाव का संकेत है। ये जम्मू कश्मीर था जिसने सत्ताधारी पार्टी को बुलंदियों को तक छुआ, और यही जम्मू कश्मीर होगा जिससे यू टर्न होगा और सत्ताधारी पार्टी सड़कों पे आएगी। और ये आप लोग, राहुल जी, आप पे भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे आप बेहतरीन रोल यहाँ पे अदा करेंगे, क्योंकि नौजवानों का भरोसा, किसानों का भरोसा, आम आवाम का भरोसा भी आप पे है। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। शुक्रिया रमन भल्ला जी। अब मैं साबिका सदर वकार रसूल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। वकार रसूल साहब। जम्मू हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारी शान राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, और हम जम्मू के लोगों की तरफ से आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने पे और ये पद स्वीकार करने पे दिल की गहराइयों से आपको मुबारक करते और ज़ोरदार तालियों से मुबारक करते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल जी, हमारे पीसीसी नए सदर तारिक हमीद करा साहब, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी मीर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स, और ख़ासकर मुझे भूल गए हमारे इंचार्ज सोलंकी साहब और मनोज यादव जी, और बाकी सारे साथी, लाल सिंह जी और भी सारे साथी, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। आज जो राहुल जी का यहाँ आना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि आने वाला इलेक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी, मैं खाड़गे जी को कहना चाहता हूं कि हमने और इन सब साथियों ने जो आपके सामने बैठे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई पिछले 2 साल में लड़ी उस सरकार के खिलाफ जिन्होंने हमारा स्टेटहुड छीना, जिन्होंने इस रियासत को यूटी बनाया, जिन्होंने यहाँ घर घर स्मार्ट मीटर लगाए, जिन्होंने यहाँ पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स लगाया,
और यहाँ का दरबार मुंह जो है वो बंद किया। बहुत ही नुकसान हुआ जम्मू के लोगों को, बिजनेस का नुकसान हुआ, बाहर के लोगों की एंट्री होके यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। खाड़गे जी और अपनी तंजीम के हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी को मैं कहना चाहता हूँ कि हम इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा सड़कों पे रहे, प्रोटेस्ट किए। अभी हाल ही में 4 प्रोटेस्ट हमने स्टेट हुड के लिए स्टेट यहाँ जम्मू में भी किए और तमाम डिस्ट्रिक्टों में किए और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। आपको ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन अनाउंस हुए तो हम इतने एग्रेसिव तरीके से बीजेपी से लड़े कि उनको इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। बहुत ही सख्त दिन हमने देखे जब पार्टी के बड़े लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये कैडर खड़ा रहा, मजबूती से खड़ा रहा और आज कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के जम्मू में उभर रही। थोड़ी सी फर्क रही पार्लियामेंट इलेक्शन में, बहुत दमदार इलेक्शन हमने लड़ा। 5,52,000 वोट जम्मू से और 4.25 वोट कश्मीर और कुठवा उधमपुर से लिए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 11 लाख वोट और हमने 10 लाख वोट हारे। हम उनने 2 सीटें ली। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा वोट शेयर बहुत ज्यादा बड़ा। थोड़ी सी और मेहनत हमारे कार्यकर्ता करेंगे कि जम्मू में बीजेपी का बेस जो है वो खत्म होने जा रहा है। आने वाले इलेक्शनों में लोग गुस्सा है उन पे और हमारी सीटें बहुत अच्छी निकलेंगी। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आने वाली इंशाल्लाह गवर्नमेंट, हम सब साथी स्टेट के और जो लीडरशिप सामने बैठी है, सब मिलके पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेंगे और यहां कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बाकी तमाम आप सबसे शुक्रगुजार हूं मैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वकार साहब। अब मैं गुजारिश करता हूं श्री लाल सिंह जी से कि वह भी अपने ख्यालात का इजहार करें। जस्ट 2-3 मिनट। हमारे प्रिय नेता, हिंदुस्तान के हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इस देश के मेरे दोस्त, मेरे भाई वेणुगोपाल जी, हमारे साथ जहां बैठे हुए पार्टी के, ऐसे बोलना है ना, अध्यक्ष जी करा साहब जी, हमारे मेरे भाई भारत सोलंकी जी, मेरे भाई हमारे वकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, मुझे इंतहा खुशी है इस बात की। राहुल जी, आपसे तो प्यार है ही, ये तो बता नहीं सकता मैं, लेकिन ये एक एक आदमी आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपको सुनाओ। आपका जो आजकल जो आप चलते हैं ना, आजकल ये चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं ना, तो लगता है कि हमारा लीडर इस समय इनको सबको दबा देगा। आप 15 अगस्त की पौड़ियां चढ़ रहे थे, क्या बात है, ये ग्रेट यार। आप चिंता नहीं करो, मैं आपको कहता हूं, जान मांगोगे हमारी और हमारे वर्करों की, वे रेडी टू फेस कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो। हमें सुनो भाई, हम चाहते हैं आपका जो सहयोग इस देश को मिल रहा है, आपने जो किया है, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप और आपका परिवार, बड़ी तकलीफ होती थी इनको, परिवार बात, अब मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन परिवार ने दिखाया कि हिंदुस्तान के लिए यही परिवार है जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट रहा है। आपको कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफें। आज एक बेवकूफ कोर्ट कचहरी में गया, जाके कहता है इनकी मेंबर हिंदुस्तानी बताने की बात करता है। आपके लिए लानत है, मैं कहता हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान बनाया
अरे क्या बात है यार। आज हिंदुस्तान बनाने वाले उस फैमिली को कहते हो आप जहां के मैंबर नहीं हो, तुसी तोड़े प्यो ले मैंबर हो तुसी सारे। मेरा नहीं लड़ना। राहुल जी ने क्या कहा था उधर भारत जोड़ो यात्रा में, मैंने आपका सुन लिया है नाम, अब नहीं लगाना। मेरा नाम लगता है तो मुझे 4 कदम में पीछे चला जाता हूं यार, अफसोस है यार, मेरी सारी यार। कोई बात नहीं। आप मुझे कह रहे कि आपकी क्या वो क्वेश्चन कर रहे थे कि अलायंस ये वो दिस। मैंने कहा मैं बेताज बादशाह हूं, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ताज वाले लोग कहेंगे कि हमारा अलायंस कैसा है, कैसे चलना है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, जो मेरा प्रोगेटिव नहीं है। मैं हाउ आई कैन से दैट, इसलिए मैं अपनी लिमिट में रहता हूं। समय मुझे करर साहब ने कहा ही 2 मिनट है तो मैं क्या करूं, तो मैं जनाब को ये कह रहा नहीं बोलूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा राहुल जी, एक मीटिंग आपसे बड़ी जरूरी है, और ये जो इलेक्शन है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आप अकेले भी लड़ो ना आप, और मैं नहीं किसी को कहता, क्योंकि लोगों ने आपको सड़क पे छाले पड़ते देखा यार, हद होती है। कोई कहता साधु, मैं कहता हूं आई तपस्या जिसने सबसे ज्यादा की है, साधु तो ये बैठे, ये साधु हैं, यो बैठे हैं सामने। ये तो बाकी फ्रॉड सारा हम देखते हैं, रोज देखते हैं। तो मेरा जनाब से कहने का मकसद है, समय कम होने के कारण हम अपने यहां भी कहो, मेरे इलाके में कहीं भी आप जलसा करना चाहो, किसी भी 3 जिलों में, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, आपका मेरा कठुआ हो, आपका कठुआ हो, तो मेरी जनाब से विनती है, थोड़ा सा हमें भी छोटा सा एक्सपीरियंस है, कभी कोई 4 बातें हमसे भी कोई पूछ लिया करे कि लाल सिंह जी ये करें तो कैसा होगा। अगर मेरी वजह से नुकसान होगा हम छोड़ ही देंगे सब कुछ, सच्ची बात है। धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। हम यहां नारे लगाते हैं इनसे तंग होके, हम कहते हैं यो सरकार जमीनें छीने, यो सरकार नौकरियां छीने, यो सरकार चिट्टा बेचे, यो तख्त बदल दो, ताहे बदल दो। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, खड़गे साहब आगे बढ़ो, बैनू साहब आगे बढ़ो। कहना पड़ेगा, मुझे लगा कहना ही पड़ेगा। धन्यवाद। शुक्रिया लाल सिंह जी। आप मैं गुजारिश करूंगा हमारे सीनियर लीडर मूला राम जी से कि वो माइक पे आके 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। मूला राम जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारे दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी बीनू गोपाल जी, जनरल सेक्रेटरी जी ए मीर साहब, सदर प्रदेश तारक अमीद करा साहब, हमारे इंचार्ज सोलंकी साहब, हमारे बीच में बकार सूरबानी साहब, हमारे वर्किंग सदर और मेरे सामने बैठे दूर दूर से आए कांग्रेस के वर्कर और साथियों, मैं आज अपने महान लीडरों का इन मंदिरों के शहर में स्वागत करता हूं। और आपने जिस तरीके से हमारे साथियों के भाषण सुने और जो हालात 14 के बाद इस हिंदुस्तान के बने और उसके बाद जो रियासत के बने, वो किसी भी बशर से छुपे हुए नहीं।
लाल सिंह ने जैसे बोला ऐसे आज ये लोग चाहते हैं, क्योंकि राहुल जी आपकी फैमिली को हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का हर बशर याद करता है। आपकी कुर्बानी है, जो परिवार की कुर्बानी है पार्टी के लिए, इस देश के लिए, इस देश की रहनुमाई के लिए, वो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से आपने वायदा किया था पहली मीटिंग में कि मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा, अपने साथियों से मिलूंगा, वो आज आपने करके दिखाया। और जो जम्मू कश्मीर के कल के हालात इस जम्मू कश्मीर में बने, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोग बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि कभी बख्ता बख्ता इन गरीब लोगों की जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, आज लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान है। रियासत जम्मू कश्मीर में महंगाई की वजह से परेशान है। पढ़ा लिखा नौजवान आज परेशान है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां की, आज कोई उम्मीद नहीं है उनको कोई नौकरी की। जिस किस्म के हालात इस नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के और रियासत के बना दिए, ये किसी से छुपे हुए नहीं है। और जिस तरीके से तारक हमीद करा साहब एक मजबूत लीडर हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी की रहनुमाई कामयाबी के साथ करेंगे और इस सियासत को आगे बढ़ाएंगे। इन लफाज के साथ मैं आपका बड़ा मशकूर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। शुक्रिया मुल्ला राम जी। अब मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिका सदर और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, देश के बहुत ही सम्मानित और तजुर्बेकार लीडर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आपके सबके नेता लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी जी, डाइस पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी, हमारे अभी हाल ही नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस के इंचार्ज जम्मू कश्मीर सोलंकी साहब, यहाँ डाइस पर बैठे हुए वर्किंग प्रेसिडेंट साहिबान और बाकी सीनियर साथियों, ये आज खुशी का मौका है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नॉर्मली हम अपनी क़यादत को अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए, अपने यहाँ आने के लिए कई महीने कोशिश करते हैं, कशमकश करते हैं कि ऑल इंडिया अध्यक्ष और ख़ासकर राहुल गांधी जी को समय हो और हमारे बीच में आए। आप इतने खुशकिस्मत हैं, हम जम्मू कश्मीर वाले इतने खुशकिस्मत हैं। आज जो पूरी मेरी कांग्रेस की क़यादत आप अपने सामने देख रहे हो, ये आज का जो इवेंट है, आज का जो इनका मोमेंट है, ये खुद खड़गे जी और राहुल जी ने डिज़ायर किया कि हम जम्मू कश्मीर के ज़मीनी सतह के कारकुनों से मिलने जाएंगे। तो इसलिए ये खास ओकेजन कश्मीर में हो, जम्मू में हो, इसके पीछे एक स्ट्रांग सिग्नल है, वो हमको समझनी है। 10 साल से इस रियासत में जमहूरियत का नाम नहीं था, इलेक्शन नहीं हुए, विधानसभा नहीं बनी और हमारी सुनवाई नहीं थी। अब जैसे तैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर की यूटी के अंदर असेंबली का चुनाव डिक्लेयर किया और उस चुनाव में
जहां 10 साल हम कह रहे थे कि चुनाव हो, चुनाव हो, चुनाव हो, हमने सड़कों पर कहा, हमने धरना देकर कहा, हमने कहां कहा नहीं कहा, मगर अब आ गया चुनाव। हम सब की जिम्मेदारी अब ये बनती है, मैं खासकर जम्मू साइड के, जम्मू के साथी को बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अब आप पर। हो सकता है हमारी अपील जा चुकी है, कांग्रेस पार्टी उन सब लोगों के साथ काम करना चाहती है, साथ लेना चाहती है जो सेक्युलर सोच के लोग हैं, जो लाइक माइंडेड, और वो भी प्रोसेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। और उस प्रोसेस में भी जो कांग्रेस पार्टी को जो सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा जो हम खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जम्मू प्रोविंस के लोगों के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमेशा से कांग्रेस का रास्ता, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का रास्ता हमेशा कठुआ से, सांबा से, जम्मू से, उधमपुर से, पुंछ राजौरी से, रियासी से, उधमपुर से, आपके रामबन, डोडा और कश्तवाड़ से। तो इसलिए आज के इस सम्मेलन में, इस इंटरेक्शन में जो हमारी क़यादत हम सबको जो मैसेज देगी, जो आपके मन में है, आपके दिल में है, अब उसको प्रैक्टिकल में हमने मतलब लाना है, हमने उसको रिजल्ट में बदलना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने महान नेताओं का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूं कि आप काफ़ी देर से इस गर्मी में यहाँ बैठे हैं, मगर इस बात को यहाँ से आज तय करके जाना है, कसम खा के जाना है कि अब जब वापस इस तरह के सम्मेलन में हम राहुल जी खड़गे जी को बुलाएंगे चुनाव के बाद, हम पूरी मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली में जाएंगे और जो नाक़िस भाजपा की पॉलिसीज, जो उनके प्रोग्राम जिनकी जिक्र यहाँ साथियों ने की, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, और उसका ज़्यादा खमियाजा बाहर हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ उसका असर कश्मीर के लोगों पर है। कश्मीर के लोग तो शेर है, वैसे वो हर जुल्म को सहने के आदी हैं, मगर इस सरकार ने जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया वो मेरे जम्मू के साथियों को किया, जो आज खतरात है वो जम्मू के अंदर है। तो इसलिए हम सबको हाथ से हाथ मिला के जो भी पैगाम आएगा उसको घर घर पहुंचाना है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। खड़गे जी और राहुल जी की क़यादत में हमने जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना है और एक सेक्युलर सरकार यहाँ पैदा करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आखिर में श्री ताराचंद जी साबिका नायब वज़ीर आला, साबिका स्पीकर, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सामने आके अपने ख्यालात का और लीडरशिप का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। मोहतरम हमारे कायद, बहुत ही सीनियर नेता, हिंदुस्तान के बहुत ही सीनियर सुलझे हुए नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे देश के भविष्य, आप और हम सबके दिलों की धड़कन, बहुत जल्द हिंदुस्तान के आने वाले अगले प्राइम मिनिस्टर श्री राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री बीनू गोपाल जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस श्री करा साहब, हमारे इंचार्ज जम्मू कश्मीर के सोलंकी साहब, जनरल सेक्रेटरी मीर साहब, मंच पर बैठे हुए सारे सीनियर नेता
और मेरे सामने बैठे सूबा जम्मू के हर जिला हर तहसील से आए हुए हमारे नेता, आज हम जम्मू के मंदिरों के शहर में अपनी हाई कमान का स्वागत कर रहे हैं और उनको हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज जबकि चुनाव हमारे अनाउंस हुए, एक मुश्किल दौर जिसके लिए आप और हम सब मेहनत करने जा रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमारा मान बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारी लीडरशिप खड़गे साहब की क़यादत में और राहुल जी खुद चल के हमारे बीच में आए हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने एक लंबी जद्दोजहद के बाद, हजारों कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद करवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने करवाया और उसकी सरबराही जो थी वो गांधी परिवार कर रहा था, गांधी फैमिली कर रही थी। आज़ाद करवाने में भी गांधी फैमिली का अहम रोल रहा। और जो संविधान इस मुल्क को दिया, जिसमें तमाम तबकों के लिए, जिसमें तमाम खितों के लिए बराबरी के अधिकार दिए गए, वो भी कांग्रेस का संविधान है, वो भी गांधी फैमिली के निर्देश पर दिया गया संविधान है, जिसमें हर एक को बराबर हक दिए गए। और आज इस मुल्क में जो कुछ भी नजर आता है वो सारा कुछ कांग्रेस का दिया हुआ और गांधी फैमिली का अहम रोल उसमें है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कारखाने हैं, चाहे वो बिजली है, पानी है, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, रोजगार के साधन और एक मजबूत डिफेंस इस मुल्क को जो दिया है वो कांग्रेस की क़यादत में मिला है। आज आप देख रहे हैं अग्निवीर जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। 4 साल के लिए किसी को भर्ती करेंगे, वो सिपाही, कोई भी अच्छा सिपाही बनने के लिए 8-9 साल उसको लगते हैं। वो 4 साल का जो सिपाही होगा वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत क्या कर पाएगा? और 4 साल के बाद जो रिटायर आएगा वो सारी उम्र बेरोजगार रहेगा। आज 10 साल से राहुल जी, पिछले 10 साल से बिल्कुल रिक्रूटमेंट जहाँ नहीं है। हमारी सरकार रही, हमने बहुत सारे रहबर तलीम टीचर, बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर और दूसरे महकमों में, PHE और दूसरे महकमों में हमने लगाया और बहुत सारे नीड बेसिस डेली वेजर लगाए गए जो इस सरकार ने आज तक जिनको रेगुलराइज नहीं किया है। और बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है। आज ज़रूरत है अगर हमारी सरकार बने तो जो पढ़ा लिखा नौजवान ओवरेज हो गया है उसको एज में रिलैक्सेशन की ज़रूरत है ताकि वो भी अपना रोज़गार जो है वो हासिल कर सके। बहुत सारे, जैसे लाल सिंह जी ने कहा कि हमारे लोगों को, गरीब किसानों को हमारी सरकार ने ज़मीनें अलाट की थी, सरकारी ज़मीनें, जिससे वो अपना गुजारा करते थे कल्टीवेट करके, लेकिन इस सरकार ने वो ज़मीनें भी लुटाना शुरू कर दी हैं, बोर्ड लगाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, महंगाई का मसला है, बिजली के रेट को बढ़ाने की बात है और बाकी इशू हैं, मेरे बाकी साथियों ने कहे और आपके पास वैसे भी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ गई हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आखिर में फिर एक दफ़ा राहुल जी का, क्योंकि हमें अब याद आता है जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा बार बार कभी भी मुश्किल वक्त आया तो जम्मू कश्मीर के दौरे पे वो आके खुद हाल हमारा पूछते हैं। हमें याद आता है मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी खुद आके जैसे पूरे जम्मू कश्मीर को संभालते थे, देखते थे, उनका हालचाल पूछते थे, दुख सुख में शामिल होते थे। आज उनसे भी ज़्यादा राहुल जी ने हमारा हाल पूछना शुरू किया है। हम इनके दिल की गहराइयों से बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया ताराचंद जी। मुझे इस बात का एहसास है कि लोग दूर दूर से आके, इस वक्त गर्मी भी बहुत है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी क़यादत से जो यहाँ बोल नहीं पाए उन सब से माजरत ख़्वाह हूँ। और जिस क़यादत का आप इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं सुनने का,
मैं दावत देता हूं हमारे उस शेर का जिसने गीदड़नुमा शेरों को आज इस तरह अपने बिलों में घुसा दिया और रियासत जम्मू कश्मीर के वास्ते एक नजात दहंदा, इस मुल्क के नौजवानों की एक उम्मीद और यहाँ हमारी माँओं बहनों बेटियों के लिए एक ऐसी राह मशल जिसके इंतज़ार में आज हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग इस इंतज़ार में हैं कि हम राहुल गांधी की झलक देखें। हम सबको इंतज़ार है हमारे महबूब लीडर श्री राहुल गांधी जी का। उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आ जाए। खारगे जी, वेणुगोपाल जी, सोलंकी जी, तारिक कर्रा जी, गुलाम अहमद मीर जी, विकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, ताराचंद जी, चौधरी लाल सिंह जी, कांग्रेस के हमारे सारे नेता, प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। चार स्टेट्स के चुनाव हैं और कुछ दिन पहले खारगे जी और मेरी बात चल रही थी चुनाव के बारे में, तो हमने मिलकर डिसीजन लिया कि हम दोनों को सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। चुनाव के कारण, सिर्फ चुनाव के कारण नहीं, मगर क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। मतलब हिंदुस्तान में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। उत्तराखंड बना, झारखंड बना, तेलंगाना बना, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदल दिया, मगर कभी भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन का बढ़ावा ही हुआ है, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। झारखंड के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तेलंगाना के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, मगर एक ही उदाहरण है जहां लोगों से रिप्रेजेंटेशन छीना गया, वो है जम्मू कश्मीर। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ है और इसका नतीजा आपने देखा है। एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मगर सचमुच में उनको महाराजा कहना चाहिए, एम्परर कहना चाहिए, किंग कहना चाहिए। और पूरा का पूरा जो फायदा हो रहा है वो जम्मू के लोगों का नहीं हो रहा है, कश्मीर के लोगों का नहीं हो रहा है, बाहर के लोगों का हो रहा है। चाहे छोटे, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हों, सरकार में पोजीशंस हों, आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप लोगों को सिर्फ नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपका स्टेटहुड आपको वापस दिया जाए। अब ठीक है,
इन्होंने चुनाव पहले कर दिया, मगर हम अभी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके स्टेट की लगाम आपके हाथ में वापस दी जाए। मतलब आपको स्टेटहुड एक बार फिर से मिले। आपके बीच में, मेरे बीच में आप रिश्ता जानते हो, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा, मोहब्बत का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। मेरा परिवार आपके स्टेट से ही आता है। तो आपको यह सोच के चलना है कि दिल्ली में आपका सिपाही मैं हूं। जो भी आप चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है और मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, शायद रमन भल्ला जी ने कहा, ठहर जाइए मैडम, खत्म करने दीजिए। अभी नहीं मैडम, बाद में कर लेना, डिस्टर्ब मत कीजिए। रमन भल्ला जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। रमन भल्ला जी, आप सिपाही नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी के जनरल हैं। और आप जैसे अलग अलग जनरल खड़े हुए हैं यहां पे। सिपाही तो ये है, कार्यकर्ता। और मैं चाहता हूं कि जनरल की भी रिस्पेक्ट हो और सिपाही की भी रिस्पेक्ट हो। गठबंधन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। आप लोग हमारे लड़ते हो और यह विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है, पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटे।
इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ठीक है, चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को टिकट बांटे जाते हैं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी एमएलए बनने का मौका मिले। तो कर्रा साहब, वेणुगोपाल जी, मीर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उदाहरण देखना चाहता हूं जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को एमएलए का टिकट दिया गया और वो विधानसभा तक पहुंचा। पूरे देश में बीजेपी के विचारधारा ने बेरोजगारी फैला दी है। आपको फर्स्ट हैंड दिख रहा है, जम्मू में भी बेरोजगारी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आप सबका अच्छा देखिए, एक और लड़ाई है। जम्मू का कल्चर है, जम्मू की हिस्ट्री है। यहां माता वैष्णो देवी की ये जमीन है। आपका जीने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, वो अलग है। जम्मू का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। हम चाहते हैं कि हर जगह का कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी भाषा, इन चीजों की रक्षा हो। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकार में हो, और जो आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो आप चाहते हैं, जो आपके दिल में है, वो हो। अब बीजेपी की दूसरी सोच है, वो पूरे देश को नागपुर से चलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल से पूरा देश चले, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो। भैया, ये जो आप शिकायत दे रहे हो ना कि बाहर के लोग पूरा का पूरा फायदा उठा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पूछिए, वो भी आपको यही कहेंगे कि भैया महाराष्ट्र में भी बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके यहां नहीं हो रहा है, ये इनकी सोच है, सेंट्रलाइज करने की सोच है। हमारी सोच डिसेंट्रलाइज करने की है। हम चाहते हैं कि पंचायती राज हो, मनरेगा हो, पंचायतों में आपके डिसीजन लिए जाएं, विधानसभा में आपके डिसीजन लिए जाएं, लोकसभा में आपकी आवाज पहुंचे। कभी कभी हमारी पार्टी में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं खुल के बोल रहा हूं, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। कोई हमारा आदमी कहता है नहीं भाई मैं तो महाराष्ट्र की बात करूंगा, और पार्टी में टेंशन होती है, हम कहते हैं नहीं तुम बोलो, तुम्हें करना है, तुम खुल के बोलो, तुम्हें अपना मुद्दा उठाना है, हम मैनेज करेंगे। तो हम किसी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं करते। और मीडिया में हमारा नुकसान भी होता है। कभी कभी लोग कहते हैं देखिए कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अलग अलग विचारधारा हैं क्योंकि हम पूरे देश को चलाते हैं और हम चाहते हैं कि देश के लोगों की आवाज, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जात, ये सब सुनाई दे। तो मैं ये
आपसे कहना चाहता हूं, हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपके दिल में है, जिस प्रकार से आप अपने स्टेट को चलाना चाहते हो, उसी प्रकार से आप चलाओ। इसीलिए हम ये मैसेज देने आए। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कमाल कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शायद आप भी नहीं समझ सकते कि आपने किया क्या। मैं यहां से देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है, डेमोक्रेसी को बचाया है। अभी एक दो और कदम लेने हैं, वो आप ले लोगे, मगर आपने इस चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन को और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया है। इसके लिए मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। इससे पहले कि हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएं, जम्मू की तरफ से हमारे रमन भल्ला जी राहुल जी को मोमेंटो पेश करना चाहते हैं। श्री राहुल। आखिर में हिंदुस्तान के सबसे तजुर्बाकार लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर और हमारी रहनुमाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले हमारे कायद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आके अपने ख्यालात का इज़हार। सो बैठिए प्लीज। इस मंच पर पधारे हुए हमारे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर, हमारे सबके चाहते श्री राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तारिक अहमद कर्रा जी, गुलाम हमीद मीर जी, ताराचंद जी, रमन भल्ला जी, विकार रसूल जी, लाल सिंह जी, मनोज यादव, नीरज कुंदन और मूल राम जी, बलवंत सिंह जी, और इस मंच पे माफ़ करना कि समय की कमी के वजह से मैं सबका नाम नहीं ले सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मंच पर बैठे हुए सभी नेतागणों का। भाइयों, ये जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये आपके अस्तित्व का चुनाव है। अगर इसमें आप जीते, आप स्टेटहुड पाएंगे। अगर आप इसमें जीते, काउंसिल फिर से आएगा वापस। अगर आप इसमें जीते तो जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, सबके चुनाव हो जाएंगे। नहीं तो
आज मोदी जो डिक्टेटरशिप के साथ चला रहे हैं, बहुत घमंडी के साथ हर चीज जो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा अगर आप इस चुनाव में जीते तो इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल जी ने कहा कि आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। मेरा जरा अलग है कहने का, अरे हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, राहुल जी आपके लिए कर रहे हैं, सोनिया जी आपके लिए कर रहे हैं, प्रियंका जी आपके लिए कर रहे हैं। क्या वो चुनाव को यहां ठहरने वाले? क्या मैं ठहरने वाला? क्या सोनिया जी आके ठहरेगी? आपके लिए इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में जमहूरियत को बचाने के लिए, आपके लिए हम कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोकतंत्र के जितने भी बॉडीज है वो कायम रहे। ये नहीं भूलना चाहिए। किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा। हम और आप मिलके इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मोदी जी के घमंड को आपने तोड़ दिया। हो सकता है हमारा यहां पर सीटें नहीं आई होंगी पार्लियामेंट में, लेकिन भारत के गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का इतने सीट आ गए। अगर आप सब मिलके जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सिर्फ हमको 5-5 सीट अगर दे देते, 25 सीट अगर आते, तो हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनते। इसीलिए हमको काम करना होगा और काम करने के, अरे जरा बैठो, क्यों नहीं तो बाहर जाओ। ये बनाने का तरीका ऐसा होता है, जीतना सिर्फ मुंह से नहीं होता। अगर मुंह से सभी बोलते गए तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को किसी ने एक बात सुनाई थी कि एक मंदिर के पास और मस्जिद के पास 2 लोग बैठते थे और वहां ठहर ठहर के शुक्रवार के दिन बोलते थे कि अल्लाह के नाम से चंदा दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से। तो लोग 1 बार 2 बार 3 बार दिए, फिर बाद में छोड़ दो भाई, रोज ये लोग अल्लाह के नाम के पूछ रहे हैं। तो जो भी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वो फिर बाद में वैसा ही जाने लगे। मंदिर के पास जाके ठहरते थे, भगवान के नाम से दान करो, भगवान के नाम से दान करो। वो दोनों ऐसा ही बोलते फिरे, कोई पैसे उनको नहीं देते थे। तब तंग आके उन्होंने क्या किया, भाई लोग हमारे तरफ देख रहे नहीं, क्या बात है, किनको उनका ध्यान आकर्षण कैसा करना। तो क्या करे कि दोनों एक पैर पे ठहरे, एक पैर पे ठहर कर पुकारने लगे, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के नाम पे। पुकारने के बाद, बहुत देर पुकारने के बाद उनको चक्कर आ गई। आते ही बाजू में एक मोरी थी, तो उस मोरी में दोनों गिर गए और दोनों के पैर टूट गए। टूटने के बाद लोग बोल रहे, अरे अरे गरीब आदमी दोनों पाप बेचारे यहाँ पर ठहर के ये भिक्षा मांगते थे, ये उठाओ बोल के वो सब लोग उठाकर कोई रिक्शा में बिठाया, कोई पानी लाया,
कोई कुछ दिया, कोई बिस्किट दिया, कोई दूध दिया, देकर उनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल जाने के बाद वो सब लोग पूछे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब उन दोनों ने बोला साहब अब ठीक है, अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है। तो हम दोनों के टांग दुखने के बाद सब लोग हमारे तरफ आ गए, ऐसा वो लोगों ने बोला। तो हर चीज को, हाँ कर साहब का भी वैसा हुआ, तुमने हाथ तोड़ दिया उनको मिल गया। तो मैं कहने का उद्देश्य है कि मेहनत करे तो कुछ मिलता है। दुआई मांगने से बच्चे पैदा नहीं होते, होते? हाँ, मेरा कहना नहीं, संत तुकाराम कहते हैं नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने का कारण। अगर दुआई मांगने से, मंदिर को चक्कर मारने से, रोज जाके 24 घंटे नमाज पढ़ने से ही अगर बच्चे होते तो देश में, दुनिया में कोई शादी ही नहीं कर लेता था। हर महिला मंदिर को 100 चक्कर लगाती थी, मर्द भी 200 चक्कर लगा देता, बच्चे हो जाते थे। नहीं, वैसा नहीं। जो नेचर की देन है उस नेचर के देन के अनुसार ही काम होता है। इसीलिए हमको काम करे तो ही कुछ मिलने वाला है। काम अगर नहीं करेंगे 100 बार आप तालियां भी बजाएंगे, 100 बार हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं। और आज जो हमारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है मोदी, बाप बेचारा अपने आप को खुद बोलता है चाय वाला। मैं नहीं बोला, आप तो सुने होंगे ना, मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, फला। ये कहानी सब उन्होंने ही बताया। और कभी कभी ये भी बोलता है मैं जब खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, क्रिकेट, क्या क्या की बोलता है। अरे ऐसा आदमी फिर कभी घमंडी बात भी करता है। अब मैं बोला तुम तो चाय बेचने वाले हो, मैं तो एक वर्कर का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, तुमसे भी अच्छा काम कर सकता हूं। और चाय बेचने वाला आदमी ये भूल गया कि इस देश में गरीब रहते हैं, इस देश में उन लोगों को एक दिन का खाना भी नहीं मिलता, ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सोच के आपको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया और जो फ्री में आज अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की। मनरेगा किसकी देन है? फ्री एजुकेशन किसकी देन है? अरे तुम्हारे पास यार, मैं आया था वैष्णव देवी से, उधर क्या पीर पंजाल बोलते हैं, क्या है, चिनार बोलते हैं, वहाँ पर जो टनल ओपन करने के लिए मैं, हाँ बना, यस बनियाल, अरे बनियाल करेक्ट, उन्होंने करेक्ट है। हम सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और उसमें फिर यहाँ के उस वक्त के आपके नेता, अब नहीं, तो वो थे सभी लोग। हम इनॉग्रेट करके ट्रेन चलाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, और इलेक्शन आया, हम वो ट्रेन नहीं चला सके, लेकिन जो टनल में बनाने का था वो हमने ट्रेन छोड़ दिया। लेकिन मोदी बोलता है देखो वैष्णव देवी से पीर पंजाल तक जो चला ट्रेन वो मेरी वजह से चला। अरे और बहुत से तुम्हारे पास जम्मू में यूनिवर्सिटी होगी, कश्मीर में होगी, तो वो यूनिवर्सिटी कभी देखा नहीं, फिर भी बोलता है कि मेरी जमाने में ये यूनिवर्सिटी बनी। ऐसा आदमी है। इसीलिए मैं एक ही शेर बोलता हूं, कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना,
तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलते रहते। अरे अब तुम्हारी तकदीर बदली है, जनता का काम करो भाई। यहां का सरकार निकाले, यहां की आज नुमाइंदगी नहीं है, ना राज्यसभा, ना पार्लियामेंट, ना असेंबली, ना काउंसिल, ना जिला पंचायत, ना म्युनिसिपैलिटी में है। किसने किया ये सब? अरे खुद जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके आज ये कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, मैं सब लोगों को एक ही आदमी बस से, मोदी सब पे भारी है, उन्होंने ही बोला। लेकिन आपने अच्छा सबक सिखाया। राहुल गांधी जी की जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली और उधर मणिपुर से लेकर बंबई तक चली, तो उनकी हवा उतरी ये हमारे 2024 के चुनाव में। अब उसकी मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी पाप बेचारा पुकारते फिरते रहता है। मेजॉरिटी नहीं थी, जैसा हमारे को 208 सीट आए थे, यूपीए गवर्नमेंट बनी थी, उससे ज्यादा उसको आज एक 15-20 सीट ज्यादा मिले। लेकिन इसके ऊपर भी घमंड करता है। तीसरी बार मैं आया। अरे भाई, हमारे पास राजीव गांधी ने 415 सीट लेके आने के बावजूद कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी के साथ बर्ताव जो करना था, अच्छा व्यवहार करना था, वो करते आए। सबको सम्मान देते थे, सबके साथ रहते थे। ये है राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को बचाने वाले, इंदिरा गांधी गरीबों के साथ रहने वाले। ये काम हमने किया। ये ऐसा है, इन्होंने तो हमेशा अपनी बात बताते हैं। परसों कभी 2023 में कभी शाह आए थे, सुना मैं, अपने जम्मू कश्मीर की तरफ, और उन्होंने कहा आप लोगों को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिलेगा। दिया? कितना देर लगता उसको? अरे आपको डिसॉल्व करने में टाइम नहीं लगा। जैसा कि राहुल जी बोले, बहुत से स्टेट यूनियन टेरिटरी से राज्य बने, स्टेट बने, और स्टेट में बंटवारा होके फिर स्टेट बने, उनका नाम पूरा उन्होंने बताया। अरे आपको इतना नहीं करने आता? बिफोर इलेक्शन आप जो वायदा किए थे, फिर आपने क्यों नहीं किया स्टेटहुड डिक्लेयर? क्योंकि आपकी मंशा ये थी कि ये सुंदर कश्मीर जो है, जो लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पे एक जन्नत है, और ऐसे जन्नत को वो कायम कर लेके बैठना चाहते हैं। अपनी हुकूमत कहां तक चलती, चलने दो। और यहाँ का गवर्नर तो बादशाह बना, और जो कहता है वो होना, टेंडर नहीं होना, जिसको जहां कहेगा वो करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या डिक्टेटरसी। और इसके पहले जो एक गवर्नर थे, उन्होंने खुद कहा वहां क्या है, रूल ऑफ लॉ नहीं चलता, जो ऊपर से दिल्ली से आता है वही करना पड़ता है। मैं नहीं कहा, यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे, क्या नाम उनका, सतपाल मलिक, उनका कहना है, मेरा नहीं। तो ये खुद उनके लोग ही कह रहे हैं, तो भी फिर मोदी जी और शाह वही घमंड में है। अब भाई गया तुम्हारा, तुम अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। हम इतना बड़ा तूफान लेके आ रहे हैं, उसमें आप लोग खत्म हो जाएंगे, रहेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। फिर पूछना पड़ता है कि भाई उस तूफान में जो गिर जाते, एक ढूंढो वही
मोदी साहब कहाँ हैं, शाह साहब कहाँ हैं, जरा ढूंढो ढूंढो, बोलना पड़ता है। जब तूफान आती तो ऐसा ही होता है, जब भूकंप आता है तो ऐसा ही होता है, ढूंढना पड़ता है। तो भूकंप आएगा और वैसा ही तूफान आएगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही बात करूंगा। और वहाँ पर मैं एक बात कही थी कि तो हमारे बीजेपी के लोग ये ना समझे कि हम कायम है, सबको सता रहे, गरीब को सता रहे। और आज शेड्यूल कास्ट के वोट छीनने के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को तंग और तबाह कर रहे हैं। और उसी तरह उन बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको जो नौकरियां मिलते थे, वो नौकरियां खत्म करने के लिए उन्होंने लैटरल एंट्री शुरू करी। क्या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर बुलाए तक उसमें होशियार लोग नहीं मिलते हैं? आज तक जितने भी IAS IPS बने, IRS बने, क्या वो सब बेवकूफ थे? तुम्हारे पास ही होशियार लोग हैं RSS और बीजेपी में। और ये काम जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई और बाद में सब बाकी के लोग भी उसको शुरू किए। तो फौरन वो समझ लिए ये कहाँ एक बहुत बड़ा दंगा होगा, इसीलिए जल्दी वापस लो बोल के रातों रात वापस लिए। और वक्फ बोर्ड की एक अमेंडमेंट बिल, उसको भी जब पूरे लोग अपोज करे तब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। ऐसा ही अगर हमारे पास ताकत है, वो लोग डरते हैं। अगर हमारे पास ताकत नहीं है, कोई आपको डरेगा नहीं, आपको नहीं डरेगा। आपके शक्ति के ऊपर लोग आपको इज्जत देते हैं। नहीं तो ऐसा ठहर के भीख मांगे तो कोई देने वाला नहीं। लड़ना पड़ता है, लड़ने के लिए आपके पास कुव्वत होना चाहिए। और खास करके हमको स्वाभिमान से लड़ना है। ये नहीं उन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोलो, छोड़ दो। मुल्क के लिए जब आप काम करते हो, एक होके करो, और पार्टी के लिए भी एक होके करो। बस मैं ये कश्मीर में भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमारे कार्यकर्ताओं के मीटिंग में, फिर एक बार आपके सामने दोहराता हूँ, क्योंकि ये जम्मू के लोगों को भी मालूम होने दो, क्योंकि आप सभी लोग लड़ने वाले हैं। और यहाँ के लोग फौजी में कितने भर्ती होते हैं, कहीं और नहीं होते। डोगरा रेजिमेंट है, लेकिन इन्होंने लाया अग्निवीर। अरे अग्निवीर कहाँ, डोगरा रेजिमेंट कहाँ? अग्निवीर वो भी स्टाइफंड के जैसा, उनको पूरा ट्रेनिंग नहीं होती, उनको पूरा कुछ मालूम नहीं, उनको पगार नहीं, रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं, वो घर को सीधा चले जाना अग्निवीर। अरे अगर वो मिलिट्री में भर्ती होते, उनको अगर रिक्रूट करके परमानेंट बनाते हैं, उनको पेंशन मिलता है, मरे तो उनको कंपेंसेशन मिलता है, देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा स्कीम छोड़कर तुमने एक मामूली अग्निवीर स्कीम लाए और मिलिट्री को खत्म कर रहे हो एक एक करके। तो ये मोदी की सोच है, इसीलिए ये लड़ना जरूरी है। ये आपके लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, लड़ नहीं सकते तो बोलो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, कम से कम बोल नहीं सकते तो लिखो, कम से कम लिखना तो करो।
जर्नलिज्म में लिखो, उधर लिखो, इधर लिखो, लेटर लिखो, इसके खिलाफ जो जुर्म कर रहे हैं, जो अनडेमोक्रेटिक वे से चल रहे हैं, वो आप बताओ। लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों को उनका मनोबल तो बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो। क्यों? वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोग, हम लीडरों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम बोलते भी नहीं, लड़ते भी नहीं, लिखते भी नहीं, फिर क्या करने वाले भी? फिर क्या कंट्रीब्यूशन है आपका पार्टी को? ये तेरा, ये मेरा, वो उसका, ये इसका, ऐसा नहीं चलेगा पार्टी में। पार्टी में जो काम करता है उसी को हम इज्जत देंगे। हो सकता है हमसे भी गलती, हम क्या परमात्मा नहीं है कि सब कुछ ठीक होता है गलती हमसे भी, और वो भी गलती आप लोगों की बात सुन के ही होती है। चंद लोग आके ये कान में बोलते हैं, चंद लोग आके ये कान में बोलते हैं, उस वक्त ये गलतियां भी होती है। लेकिन हम पार्टी के लिए पूरी कोशिश करते हैं सब मिल के चलने की। इसीलिए हमको आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तुम्हारा पूरा साथ इस चुनाव में रहेगा, और ये चुनाव जीते तो मोदी और सुकड़ जाएगा। ऐसा राहुल गांधी जी ने बताया ना, पहला ऐसा रहता था, अब ऐसा कर रहा है, ऐसा। तो इसीलिए अगर और भी झुकाना है तो इस असेंबली चुनाव को आप जिता के दिखाओ, हम पूरे आपके साथ हैं। धन्यवाद। मैं गुजारिश करता हूं रमन भल्ला जी से कि वो राहुल गांधी जी को मोमेंटम पेश करें। उसी देनी है। इधर जाओ, साड़ो साड़ो जाओ, और लिया 10 और कुछ लेना। उधर 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 नहीं जान देना, इधर नहीं जान देना। करना पड़ेगा। राहुल जी सब आ रहे हैं, सब धक्का दूंगा तो फिर अच्छा रहेगा। आप इतने हमें करना पड़ता है सर, हमारी ड्यूटी है। अब देखो ना राहुल जी ऐसे धक्का दूंगा, दूसरों को बुला लेंगे।